जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह यूपीएससी प्री एग्ज़ाम 2024 और यूपीपीसीएस और आरओ एंड एआरओ री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भारत के संवैधानिक विकास से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री, मेंस और ऑप्शनल में और यूपीएससी में आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार यह एग्ज़ाम में पूछा गया है, सभी एग्ज़ामों में। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां शामिल थीं। तो भारत सरकार अधिनियम में कुल इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था होगी। फिर उसके बाद जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने का विकल्प था, अतः यह अनिवार्य नहीं है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा दिया गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई थी, जो कि 1937 में लागू हुई थी। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो 11 प्रांतों में 6 विधानमंडलों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। फिर उसके बाद इसमें केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो जो इसमें केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य थे, उनकी संख्या में 1935 के अधिनियम के द्वारा विस्तारित किया गया था। फिर प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा करके इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया था। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसको अब बढ़ा करके हरिजनों तक विस्तृत कर दिया गया था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को वर्मा से अलग किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से। फिर इसमें दिया गया है कि एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था भी 1935 के ही द्वारा किया गया था। फिर इसमें दिया गया है कि शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि 3 सूची है भारतीय संविधान में। तो पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। जो कि संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों के द्वारा इसमें विषय या कानून को बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद एक चौथी सूची थी जिसे हम लोग अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये गवर्नर जनरल के पास थी। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी ये गवर्नर जनरल के पास थी। आज भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह केंद्र सरकार के पास होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह गवर्नर जनरल के पास था। तो अभी हम लोगों ने देखा है गवर्नर जनरल के पास था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में 1935 है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग किया गया था। तो वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत को वर्मा से अलग किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था। तो 1935 के अधिनियम में क्या उल्लिखित था। तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था और संघीय व्यवस्था थी। इन तीनों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पहला सही है, दूसरा भी और तीसरा भी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था। तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए भारत सरकार अधिनियम के बारे में कुछ जानते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ। तो संविधान सभा का प्रथम सत्र जो कि 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि वे एक अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण व्याख्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये वरिष्ठतम जो सदस्य बनाए जाते थे पहले फ्रांस में बनाए जाते थे, उन्हीं के आधार पर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। तो गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। पहले वह गवर्नर था, अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, यही अंतिम बंगाल का गवर्नर था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। और पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का, तो वो भी वारेन हेस्टिंग बना था। फिर 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 का एक अधिनियम एक्ट आएगा, उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि ये 1833 एक्ट के तहत बना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल
बनाया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो अभी हम लोगों ने देखा है 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि अब ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट उस समय मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। फिर उसके बाद आता है इसमें जो कि यह UPPCS 2024 RO एंड ARO री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस है और UPSC प्री 2024 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता यानी कि बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अधिनियम 1773 का था, लेकिन स्थापना इसकी 1774 में किया गया था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि किस समय कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1774 में। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा, तो 1773 के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि मार्ले मिंटो सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार में 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? इसमें जो कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि ये था, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत ये भी था, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति ये भी था, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। तो ये जो कि गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान प्राप्त था, जो कि उसमें दिया है नहीं था। तो इनकी संख्या जो है 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। तो इनकी संख्या में वृद्धि की गई थी, जो कि 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटिश में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकते हैं? तो ये कौन से अधिनियम था? तो यह अधिनियम था 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम लोग नियंत्रण बोर्ड भी कह सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था, जो कि ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। नियंत्रक बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रित करेगा। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी ने राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया था। तो वह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो किस अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था? यह था चार्टर अधिनियम 1813 का। चार्टर अधिनियम 1813 में यह कहा गया था कि अब भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित अधिनियमों में
से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा एक विधि सदस्य को बनाया गया था? तो यह था चार्टर अधिनियम 1833 का। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा एक विधि सदस्य का भी निर्माण किया गया था। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानून सदस्य की वृद्धि की गई थी तथा वह कानूनी सदस्य लॉ मेंबर यानी कि लॉर्ड मैकाले जो कि पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो विधि सदस्य के रूप में 1833 में कौन बनाए गए थे? तो लॉर्ड मैकाले, जो कि ये प्रथम विधि सदस्य थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? तो ये जो अलग किया गया था 1784 के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इसमें 1784 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था। साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। तो ये 1784 के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत में पहली बार भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग, तो 1861 में वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। इसके द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें 17 है कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी यह विशेषता थी कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, जो कि यह 1861 के द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद 1861 के अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको बारे में हम लोग जानते हैं। तो 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी अवधि कितने माह तक होती थी? तो केवल 6 माह तक होती थी। फिर उसके बाद इसमें पहला दिया गया है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो 1861 के द्वारा। तो 1861 के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। फिर इसमें 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, जो कि बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन 3 भारतीयों को विधानसभा परिषद में मनोनीत किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1862 में, जो कि लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था भारत का। तो इसके तहत 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जो कि बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें पॉइंट है कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया। तो 1773 के द्वारा जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी, उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1861 में पुनः विकेंद्रीकरण किया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः
बंगाल के प्रेसिडेंसी से उसको अलग कर दिया गया, लेकिन सभी प्रांतों को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया था उस समय। फिर उसके बाद तीसरा है इसमें कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। फिर उसके बाद इसमें और दिया गया है कि चौथा इसमें पॉइंट है कि इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता में तथा बम्बई और मद्रास में की गई थी। फिर 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद न्यायालय की जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1866 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई थी। तो ये किसके अंतर्गत किया गया था? ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो यह महारानी की घोषणा पत्र, जो कि ये 1858 में आया था। 1857 के क्रांति के बाद यह 1858 में एक महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसी को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर इसमें कहा गया था कि 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति के बाद सीधे अब ब्रिटिश का शासन भारत पर हो गया। फिर उसके निम्नलिखित इसके प्रावधान हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है? तो गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे। इन्हीं के द्वारा उस पत्र को पढ़ा गया था। फिर दूसरा है कि इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। फिर तीसरा क्या है इसमें कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। तो परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारत सचिव को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर इसके बाद आता है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान सांसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो विधान परिषदों का गठन कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुआ था और पंजाब में हुआ था। तो बंगाल में 1862 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया? तो पहली बार किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो कि ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1909 का अधिनियम भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई थी।
तो भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई थी, ये 1909 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के लिए उच्चायुक्त के पदों का सृजन किया गया। तो भारत के लिए उच्चायुक्त पदों का सृजन किया गया, ये किया गया था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें कि 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसके अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। तो इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान थे जो कि ये वेरी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, पहला है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी। तो द्वैध शासन व्यवस्था की प्रारंभ किया गया था इसमें। फिर दूसरा है कि इसमें इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था जो कि राज्य परिषद एवं विधानसभा का गठन किया गया। फिर तीसरा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। फिर उसके बाद इसमें चौथा दिया गया है कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए सिद्धांत को विस्तारित किया गया था। फिर पांचवा है इसमें कि इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर समिति संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। फिर इसके अंतर्गत छठवां है कि इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर सातवां है कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1909 के अधिनियम के तहत। फिर उसके बाद आता है इसमें आठवां दिया गया है कि इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग का गठन 1928 में भारत आया था। तो साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1927 में, और यह भारत 1928 में आया था। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? तो ये 1919 के एक्ट के तहत लाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो इसमें जो था कि प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें क्या थी? तो इसमें जो था प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, जो कि यह 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, जो कि ये सही है। फिर दूसरा, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। तो स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, तो इसमें ये भी सही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासन में भारतीय संपर्क को बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक किया गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा के लिए कौन सा जाना जाता है, कौन सा नियम से? तो ये था मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कमान सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है,
यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो जाए, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो। यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंगों के रूप में आगे बढ़ा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा एक सही है। तो इसमें कौन सा एक सही है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1828 ने समर्थन किया था, तो जो कि ये सही है। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, तो ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किए थे, तो ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। फिर इसमें व्याख्या दिया गया है कि सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन की सिफारिश की थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, तो ये है देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, देश के लिए लिखित संविधान, जो कि ये नहीं था भारत शासन अधिनियम 1935 में। जबकि इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधित्व ये था। एक संघ की योजना पर विचार ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवर्चित किया जाना, तो ये भी था नॉमिनेटिव। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों को एक लिखित भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो ये दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र और अनच्छादित अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तरार्थीय चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। तो ब्रिटिश सांसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये जुलाई 1947 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जुलाई 1947। फिर इसमें दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या था। तो भारतीय संविधान के बृहद यानी कि बड़ा होने का कारण क्या है, तो इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, जो कि ये गलत है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, तो ये भी गलत है इसमें। फिर उसके बाद आता है यह एक बड़े देशों के शासन से संबंधित है, तो इसमें यह भी गलत है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो ये भी गलत है। तो संघ और राज्य सरकारों का संविधान नहीं है इसमें, तो ये भी बड़ा होने का कारण नहीं है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के बृहद होने में किसी एक कारण को मानना युक्त संगति नहीं है। विभिन्न देशों के संविधान से प्राप्त अनुभव अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए विस्तृत प्रकाशीय निरूपण, देश की विशालता और जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत
प्रावधानों का उल्लेख तथा संघ और इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान न होकर एक ही संविधान होना आदि कारणों से भारतीय संविधान, जो कि विश्व की सबसे विशाल संविधानों में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये सितंबर 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इसमें दिया गया है कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में अंतिम सरकार का गठन किया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतिम सरकार का पुनर्गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि पहला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये लॉर्ड मिंटो से संबंधित था। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ये जो कि प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। फिर लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता यह 1916 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 ये जो कि द्वि शासन पद्धति का आरंभ हुआ था। इसमें जो है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था का आरंभ हुआ था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी क्यों चुना गया था? तो एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी के दिन ही क्यों चुना गया था? तो इसमें 26 जनवरी के दिन इसलिए चुना गया था, तो इसमें पहला है कि इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि ये गलत है। इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी की घटना हुई थी, ये भी गलत है। फिर सी है कि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है इसमें भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। तो इसमें जो है 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उस अधिवेशन में यह कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, जो कि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया, इसलिए उसी तिथि को आगे बढ़ा करके संविधान तो आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर को ही, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इसी दिन लागू किया गया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी, तो माउंट बेटन योजना आधार बनी थी, तो यह देश के विभाजन का, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, देश के विभाजन का माउंट बेटन योजना आधार बनी थी। फिर इसमें दिया गया है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया। फिर उसके बाद आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो 1892 में व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, इसमें तीसरा होगा। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को गैर सरकारी सदस्य बनाया गया था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, तो 1919 में द्विसदनात्मक केंद्र व्यवस्थापिका हुई थी। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 को, इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा सही होगा। इसमें जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। इसमें दिया गया है कि
ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। फिर बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत था। फिर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। फिर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। फिर इसके बाद दिया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो कथन ए है और कारण आर है। तो कथन ए क्या कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो भारत का संविधान है वह देश की आवश्यकता को पूर्ति करता है। फिर कारण आ रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, गृहीत संविधान कहा जाता है। फिर इसमें दिया गया है, इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य है। तो सत्य इसमें बताना है। इसमें दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत संघ के संविधान प्रमुख हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ था? क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित सम्मिलित था कि आधे राज्य संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसमें दिया गया है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है भारत क्या होना चाहिए? तो भारत में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जो कि ये सही है। एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है, तो ये भी सही है। समाजवाद से बंधा हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपको सही बताना था, उत्तर सही का चयन कर दीजिए। इसमें जो कि चारों आंसर सही है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र होना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भारत एक लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए, भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। ये चारों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा कि इसमें चारों सही हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणित हुआ है। तो हम लोग भारत के संवैधानिक विकास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी और आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भारत के संवैधानिक विकास से, उन सभी को हम लोगों ने देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।